नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन में संकट है, वहाँ के निवासियों के लिए तो है ही, और हमारे देश के कुछ लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए भी संकट है। और इस संकट की घड़ी में जो चिंताएं यहाँ पर जाहिर की जा रही हैं, जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, उसके प्रति जो चिंताएं जाहिर की जा रही है, उन सब के बीच में लोग जो हैं एक ऐसे मुद्दे को भी लेके आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता इस समय पर, क्योंकि हम एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों में अगर उलझ गए हम तो हम उस बड़ी मुसीबत का सामना शायद ना कर पाए, शायद उन लोगों के प्रति सबकी हमदर्दी ना हो पाए जिनके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग एक ऐसा मुद्दा भी उठा रहे हैं जिसका इस समय तो कम से कम कोई मतलब नहीं बनता। वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं आरक्षण का। कुछ ट्विटर, समाचार, फेसबुक पर हमने पढ़ा कि उनके माँ बाप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे उनको आरक्षण ना रोकता, हमारे बच्चों को अगर आरक्षण ना होता तो हमारे बच्चे को सीटें यहीं पर मिल जाती और उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। तो वो लोग आरक्षण को यहाँ पर मुद्दा बना रहे हैं। एक तरह से ये लगता है कि यहाँ पर किसी भी बहाने से आरक्षण के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, वैसे एक साजिश भी हो सकती है। साजिश इसलिए कि ताकि सरकार के ऊपर से ध्यान हट जाए और हम लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें, इसलिए भी आरक्षण के मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसका दोनों तरफ एक सेंटीमेंट है जो लोगों में है इस मुद्दे के प्रति, चाहे वो इसके खिलाफ हों चाहे वो उसके फेवर में हों। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुद्दा आ ही गया है तो इस मुद्दे के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी जाति, धर्म, देश के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि किसी जाति, धर्म, देश में सब लोग एक ही मानसिकता के नहीं होते। वो बुरी मानसिकता के लोग कुछ ही होते हैं। हो सकता है कि वो हजारों में कोई एक हो सकता है कि वो लाखों में कोई एक हो, मगर ऐसे लोग पूरे जाति, समाज और धर्म को बदनाम जरूर करते हैं। वो जब अपने साथ अपनी जाति का नाम जोड़ते हैं या फिर कोई और लोग उनके साथ उनकी जाति का नाम जोड़ते हैं, तो इस तरह से वो पूरी जाति को बदनाम करते हैं। मेरी आप लोगों से, सभी से ये एक निवेदन है कि अगर कोई जातिवादी टिप्पणी करता है तो जब आप उसके खिलाफ लिख रहे हैं, चाहे वो समाचार वाले हों, चाहे वो आम लोग हों, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लिखते हों, वो कृपया करके उनकी जाति को मेंशन ना करें, उनकी जाति के बारे में बात ना करें, सिर्फ उनका नाम बताएं। और मैं तो ये कहूँगा कि उनका सरनेम के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि जब आप किसी जाति का ब्यौरा लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति चाहे कितना भी गलत हो, जब आप उसकी जाति को उसके साथ जोड़ते हैं तो उसकी फेवर में उसकी पूरी की पूरी जाति अपने आप जुड़ जाती है और हम उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो कृपया करके कभी भी किसी के साथ कोई जातिवादी घटना होती है या किसी के ऊपर कोई जातिवादी टिप्पणी होती है या कोई ऐसा जातिवादी घटनाक्रम होता है, तो उसमें किसी भी जाति का नाम ना लें। आप उनको अलग थलग कर दें उसकी अपनी जाति से भी, ताकि उसके अपने लोग भी उसके खिलाफ हों, उसके खिलाफ बात करें, क्योंकि हर जाति में अच्छे लोग हैं। वो बड़ी जाति में भी हैं, वो छोटी जाति में भी हैं, और बुरे लोग भी हैं, वो किसी भी जाति में हैं। वो छोटी में भी हो सकते हैं, वो बड़ी में भी हो सकते हैं। इसलिए कृपा करके जाति का ब्यौरा वहाँ पर ना दें। जिसने गलत काम किया है सिर्फ उसका नाम लिखें। तो दोस्तों, यहाँ पर जातिवाद का कारण कोई भी हो, इसका जन्म कैसे भी हुआ हो, हम इसके बारे में अलग से भी बताएंगे आपको, मगर फिलहाल के लिए जातिवाद का कुछ भी कारण रहा हो, कहीं से भी इसका जन्म हुआ, हम इसके नुकसान की बात करते हैं। इसका नुकसान क्या हुआ? दोस्तों, हर इंसान सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान जो है लेने और देने का विषय तो है ही कि आप सम्मान किसी को देते हैं या आप सम्मान किसी से ग्रहण करते हैं। यह सम्मान महसूस करने की वस्तु भी है।
ये महसूस करने का विषय भी है, क्योंकि जब हम अपने आप में सम्मानित महसूस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पर यह है कि आप सम्मान महसूस, एक तो सम्मान आप प्राप्त करते हैं क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं, आप सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, आप सम्मान देते हैं जो अच्छा काम करता है उसको। और दूसरा यहाँ पर सम्मान को जबरदस्ती लेना या फिर खुद ऐसा काम ना करके जिससे आपको सम्मानित किया जाए, आप कुछ इस तरह से अपने आप को सम्मानित महसूस करें जो कि सही ना हो उस हिसाब से। जैसे कि जातिवाद में क्या हुआ कि कुछ जातियां अपने आप को बड़ा मानने लगी और उनमें बड़ा होने का तरीका क्या है, वो कैसे अपने आप को बड़ा माने। एक तो ये कि बड़ा कोई बनता है अपनी मेहनत से बनता है, और यहां पर वो अपने आप को बड़ा मानने लगे बड़ी जाति में पैदा होने पर। वो इसी में गर्व महसूस करने लगे, इसी में वो अपना सम्मान महसूस करने लगे। मगर दोस्तों आपको पता है कि सम्मान कमाने की चीज़ है, ये किसी को दान में नहीं मिलती और ना ये किसी को जन्म से मिलती है। मगर अब जिसने बड़ी जाति में जन्म लिया उसको सम्मान चाहिए। सम्मान वैसे तो हर एक को चाहिए, मगर उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। दोस्तों सम्मानित महसूस करने के लिए खुद को बड़ा तो बनाना पड़ेगा। अगर वो खुद को बड़ा ना बना पाए तो दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। अब दूसरे को छोटा करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले संसाधनों पर कब्जा, दूसरा दूसरे को अपमानित महसूस कराना, दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाना, और संसाधनों पर कब्जा करके रोजगार के ऊपर अपना कब्जा करना। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति को अपमानित किया जाए तो वो अपना सम्मान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अगर उसके पास रोजगार है तो वो दोबारा से अपना सम्मान कमा सकता है। वो उस स्थिति में आ सकता है जहां पर वो खुद को सम्मानित महसूस करे। मगर दोस्तों अगर उसका रोजगार भी छीन लिया जाए, उससे संसाधन भी छीन लिए जाएं, तो वो कभी भी इस स्थिति में नहीं आएगा कि वो अपना सम्मान प्राप्त कर सके। दोस्तों पहले तो संसाधनों पर कब्जा, अब दूसरा रोजगार को छीनना। संसाधनों के साथ जो रोजगार जुड़ा हुआ है वो तो उससे छीन लिया गया, मगर अब अगर वो व्यापार वगैरह करे या कोई और रोजगार करे तो कैसे उसको छोटा रखा जाए, उसके लिए आपको उदाहरण देता हूं। मान लो कि एक छोटी जाति के व्यक्ति ने चाय की दुकान की। अब दूसरी जाति के लोग उससे चाय नहीं पिएंगे। जब उससे चाय नहीं पिएंगे तो उसकी अपनी जाति की वजह से खाली उसका व्यापार नहीं चलेगा और कुछ दिनों बाद वो दुकान ठप हो जाएगी। मान लो कि वो नाई की दुकान करता है, कोई उससे बाल नहीं कटवाएगा। मान लो कि वो कोई और बड़ा काम करता है, कोई बड़ा व्यापार करता है, कोई उससे अगर सामान नहीं खरीदेगा, उसका व्यापार कुछ दिनों में अपने आप ठप हो जाएगा। तो जब उसका व्यापार अपने आप में ठप हो जाएगा, जब उसका रोजगार छिन जाएगा, वो अच्छा खाना नहीं खा पाएगा। अच्छा खाना नहीं खा पाएगा तो वो कमजोर होगा। जब वो कमजोर होगा तो वो और रोजगार नहीं कर पाएगा, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएगा, उसकी स्थिति और खराब होती चली जाती है। यहां पर यह मान के चलो कि इस स्थिति से कोई व्यक्ति क्या उभर सकता है? आप समझदार हैं, क्या आप कह सकते हैं कि इस स्थिति से किसी को उभारा जा सकता है जबकि उसको कोई सपोर्ट ना मिले? मगर दोस्तों जैसे मैंने शुरू में कहा है, हर जाति हर धर्म में अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग ज्यादा हैं, गंदी मानसिकता के लोग कम हैं। उन अच्छे लोगों की वजह से वो दबा कुचला इंसान बचा, वो आज भी है। अगर अच्छे लोग ना होते तो इस धरती पे एक भी इंसान नहीं बचता, क्योंकि सब अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाना चाहते हैं। अच्छे लोग हैं, क्योंकि अच्छे लोग हैं तो ये भावना भी हमेशा रही है कि पिछड़ चुका है उसका उत्थान किया जाए। मगर उसके उत्थान के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाए? तो उसके उत्थान के लिए भारत के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने
आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण की व्यवस्था क्यों जरूरी थी? आरक्षण की व्यवस्था इसलिए जरूरी थी कि सब लोग जो रोजगार कर रहे हैं वो अपने बच्चों को ही वो रोजगार देना चाह रहे हैं, वो अपनी जाति के लोगों को ही वो रोजगार देना चाह रहे हैं। तो फिर जो पिछड़ चुका है उसको रोजगार कहां से मिलेगा? उसको रोजगार कौन देगा? तो सरकार ने व्यवस्था की कि हर नौकरी में जो सरकार दे सकती है, वो आपको पता है कि प्राइवेट नौकरी में कोई आरक्षण नहीं है, जो सरकार दे सकती है उसमें आरक्षण रखा जाए, कम से कम वहां तो उनको रोजगार दिया जाए। शिक्षा की व्यवस्था जहां पर सरकार शिक्षा की व्यवस्था कर रही है उसमें उनको आरक्षण दिया जाए। अब यहां पर दोस्तों आरक्षण आया। अब तर्क ये देते हैं लोग कि आरक्षण 10 साल के लिए था। जिस व्यवस्था को बनने में हजारों साल लगे हैं उस व्यवस्था को आप क्या समझते हैं कि 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में तोड़ा जा सकता है? इस मानसिकता को बनने में हजारों साल लगे हैं, क्या वो मानसिकता 100 साल में भी खत्म हो सकती है? उस व्यवस्था को टूटने में टाइम लगेगा, उस मानसिकता को खत्म होने में समय लगेगा। हाँ, जो आरक्षण के विरोधी हैं मैं उनसे कहता हूं इस व्यवस्था को, इस मानसिकता को आज खत्म करो। हम आज ही आरक्षण को खत्म करते हैं। और जो आरक्षण के जो जातियां आरक्षण का फायदा उठा रही हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरक्षण लेते ही नहीं हैं, वो जनरल में कंपटीशन करते हैं, वो आरक्षण लेना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों यहां पर एक तो ये कि 10 साल के लिए इस व्यवस्था को रखा गया था, उसके लिए हमने आपको बताया कि जब तक मानसिकता खत्म नहीं होगी तब तक व्यवस्था खत्म नहीं होगी। आप अपनी मानसिकता खत्म कीजिए, यह व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। भीख किसी को नहीं चाहिए, हम सम्मान से जीना चाहते हैं और जीना जानते हैं। दोस्तों दूसरा यह तर्क दिया जाता है कि टैलेंट की कमी, आरक्षण की वजह से कम टैलेंटेड, कम योग्यता वाले व्यक्ति कोर्सों में आ जाते हैं, या कम योग्यता वाले व्यक्ति नौकरियों में आ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं डिप्लोमा कर रहा था। डिप्लोमा जब मैं कर रहा था तो मैं +2 नॉन मेडिकल करके इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा था। बेसिकली यह कोर्स 10वीं के बाद होता है, मगर मैं +2 नॉन मेडिकल की और उसके बाद मैंने उसमें एडमिशन पाया। दोस्तों वहां पर हम पढ़ते थे तो मेरा एक दोस्त बना, वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था, क्योंकि मैं +2 नॉन मेडिकल से पढ़ के आया था और वो हिंदी मीडियम आर्ट्स से पढ़ के आया था, और उसने कंपटीशन किया, कंपटीशन करके वो डिप्लोमे में आया। एक दिन वो बहुत उदास था, बहुत परेशान था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? तो वो मेरे से कहने लगा कि कल से मैं कॉलेज में नहीं आऊँगा, मैं कल कॉलेज में नहीं आऊँगा। तो मैंने पूछा कि तुम कल कॉलेज में क्यों नहीं आओगे? वो बोला कि यार मंगाराम, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैं कहता तो फिर कल से कॉलेज में नहीं आओगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? बोला मैं कर ही नहीं सकता, दूसरे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, दूसरे कहते हैं कि तुम्हें तो योग्यता की कमी है, तुम टैलेंटेड नहीं हो। बोला क्या यार मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? क्या मैं कंपटीशन पास करके इसमें दाखिला नहीं लिया मैंने? तो मैंने उसको बोला कि यार तुम में योग्यता की कोई कमी नहीं है, तुम अगर यहाँ टेस्ट पास करके आ सकते हो तो तुम ये डिप्लोमा भी कर सकते हो, मगर तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो, और ना तुम कमज़ोर हो। मैंने उसको उदाहरण दिया कि एक पहलवान है, बहुत ताकतवर है, जब वो अखाड़े में उतरता है तो कोई उसके सामने पहलवान नहीं आता, मगर एक कमज़ोर सा व्यक्ति आता है और हाथ में पिस्टल लेके, और वो उस पहलवान को गोली मार कर ख़त्म कर देता है। अब इसमें कौन ताकतवर था? तो वो पहलवान ताकतवर था, मगर जीत कौन गया? वो कमज़ोर। तो दोस्तों यहां पर उस व्यक्ति में योग्यता की कमी नहीं थी, मगर क्योंकि उसको वो माहौल नहीं मिला जो उसकी योग्यता को तराश सकता था, उसको वो माहौल नहीं मिल पाया। मुझे वो माहौल मिला हुआ था, मैं +2 नॉन मेडिकल से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, मगर वो हिंदी मीडियम से पढ़ा था,
टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, तब मैंने उसको बोला कि देख, तेरा हथियार मैं बनूंगा और तेरे को मैं ट्रेन करूंगा, तेरे को मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया और क्योंकि वो योग्यता की कमी उसमें कोई नहीं थी, जब उसको माहौल मिला तो उसने आराम से वो डिप्लोमा किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि जब उसको रोजगार में हिस्सा नहीं दिया गया, जब उससे संसाधन छीन लिए गए, तो उसको माहौल नहीं मिला योग्यता तराशने का। मगर आरक्षण की हेल्प से ऐसा हो पा रहा है कि वो रेस में कुछ बना हुआ है। अगर आरक्षण नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति पिछड़ चुका था वो कभी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े पद पर नहीं जा सकता था। दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि टैलेंट की कमी नहीं है उनमें। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज के समय में योग्यता के मायने कहां तक हैं। अगर यह आरक्षण ना होता तो जो भर्तियां सिफारिश से हो रही हैं, जो भर्तियां पैसे लगाकर नकल से हो रही हैं, जो भर्तियां परिवारवाद की वजह से हो रही हैं, तो वहां पे तो ये व्यक्ति कभी पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पास ना पैसा है, ना सिफारिश है, ना इनके परिवार में पहले से कोई है, ना इनके पास कोई संसाधन है। ये जो अनैतिक कार्य करके लोग शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, हमें विरोध इनका करना चाहिए। हमें विरोध करना चाहिए नकल का, हमें विरोध करना चाहिए रिश्वत का, हमें विरोध करना चाहिए परिवारवाद का। मगर हम उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम उसका फायदा उठाएंगे। हमारे पास संसाधन है, हम उसका फायदा उठाएंगे। हमारा परिवार पहले से इस चीज में है, हम उसका फायदा उठाएंगे। तो इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते। हाँ, हम आरक्षण का विरोध करेंगे, क्योंकि जो हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं और जो आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो पहले से अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। वो आज आपके साथ लड़ने की हालत में नहीं है। अभी तो वो अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप उसके खिलाफ तो बोल देते हैं। हम कभी नहीं बोलते कि हमारी जो शिक्षा की नीतियां रही हैं, क्यों नहीं सबको शिक्षा के बराबर तो हम उनका विरोध तो करेंगे जो खुद अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं, मगर हम सत्ता का विरोध नहीं करेंगे जो शिक्षा की नीतियां बनाती है, जिसकी जिम्मेवारी है कि सबको शिक्षा में बराबर अवसर मिले। हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सत्ता उच्च जातियों के हाथों में ही रही है और वो अपने लोग हैं, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। आज की तारीख में भी सत्ता उन्हीं लोगों के हाथों में है जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जब उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जब उनकी काबिलियत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उनको बचाने के लिए लोग आरक्षण जैसी बातों को उठा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये लोग इस समय पर आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, कृपया करके इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना दें, इनको नज़रअंदाज करें, क्योंकि अगर हम प्रतिक्रिया करेंगे तो हम इनको बढ़ावा देंगे, इनको मशहूरी मिलेगी। तो इनको कोई प्रतिक्रिया ना दें, इनको इग्नोर रखें। और क्योंकि यही बात मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि हर जाति में, हर समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। और यही जो कम लोग हैं ये पूरे समाज को बदनाम करते हैं। इसलिए इनको जाति के साथ कभी ना जोड़ें, हमेशा इनका सिर्फ नाम लें, इनका सरनेम साथ में ना लें। जय भीम, जय भारत।